जी नमस्कार। आप सभी जो इस वेबिनार में प्रतिभाग कर रहे हैं या विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं, सुनने के लिए, प्रश्न करने के लिए और मेरा भी समाधान करने के लिए अपने प्रश्नों के माध्यम से, मैं अंतर्द्वंद में चीन विषय को लेकर आज भारतीय विचार मंच के इस वेबिनार कार्यक्रम में आयोजकों को सबसे पहले बधाई और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में अपना वक्तव्य रखने के लिए आमंत्रित किया है। और भारतीय विचार मंच बहुत प्रमुख संस्था है, अग्रणी संस्था है, विचारों के क्षेत्र में कार्य करने के लिए पूरे देश भर में जानी जाती है और उनका कार्य बहुत यशस्वी है। इसलिए भी मुझे यहाँ इस धरातल पर बोलने में अतिशय प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। चीन के संदर्भ में बहुत सी बातें करनी है, लंबा समय लगेगा, लेकिन मैं संक्षेप में दिए गए समय में अपनी बात पूरी करने की कोशिश करता हूं। चीन को लेकर दुनिया भर में और भारत में भी भ्रांतियां बहुत हैं और वह भ्रांति लोगों को केवल भ्रांति तक नहीं बल्कि भय के वातावरण तक ले जाती है। और वह भय भारत का ही नहीं पूरी दुनिया का कहीं न कहीं नुकसान कर रहा है और उस नुकसान का परिणाम चाहे जो हो, लेकिन चीन को उस भय जो व्याप्त है पूरी दुनिया में और भारत में, उसका लाभ प्राप्त हो रहा है और उस लाभ का वह नाजायज फ़ायदा उठा रहा है, उसका दुरुपयोग कर रहा है। जो तथ्यपरक बातें हैं वो बात तो अपने स्थान पर है, सामान्यतया उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता, क्योंकि अर्थव्यवस्था को लेकर लोगों के मन में जो विचार आते हैं वो केवल पूंजी आधारित अर्थव्यवस्था को लेकर ध्यान में आता है, विचार में आता है। क्योंकि जब अर्थव्यवस्था की आप बात करते हैं तो उस समय ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम अर्थशास्त्र की बात नहीं कर रहे हैं, यानी पूंजी के शास्त्र की, पूंजी के ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, हम अर्थ के व्यवस्था की बात कर रहे हैं।
और इसमें अपने आप दो बातें निहित होती हैं। हमको अर्थ के अनुसार अपनी व्यवस्था चाहिए कि हमारी व्यवस्था के अनुसार हमें अर्थ चाहिए। अर्थ के अनुसार व्यवस्था का अर्थ हुआ कि हमारे पास जो जितनी पूंजी है उसके अनुसार हम अपनी व्यवस्था बनाएंगे, और व्यवस्था के अनुसार अर्थ का अर्थ होता है जो हमारी व्यवस्था चाहिए, मुझे आवश्यक है, ज़रूरी है, अनिवार्य है, हमारी आवश्यकता है, उसके अनुसार मुझे अर्थ की आवश्यकता है। और इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो पाते हैं कि जो चीन की अर्थव्यवस्था है वह पूरी तरह केवल और केवल पूंजी आधारित और अवस्थापनात्मक सुविधाओं तक सीमित है। इसके अलावा उनकी अर्थव्यवस्था का कोई आधार नहीं है। सामान्य अर्थों में अर्थव्यवस्था अस्थायी और पूर्ण विकसित तब मानी जाती है जब उस अर्थव्यवस्था में 10 प्रकार की बातों का संयोग हो और वे उसके आधार पर किसी देश की पूंजी आधारित अर्थव्यवस्था संचालित हो रही हो। उसमें से फाइनेंशियल ग्रोथ, जो पूंजी आधारित वृद्धि है, वह एक पक्ष है। उसका दूसरा पक्ष है जो इंस्ट्रूमेंटल और विपणिक पावर, यानी जो सामरिक और तंत्रगत, यानी जो इंस्ट्रूमेंट आधारित जो शक्ति है, वह उसका दूसरा पक्ष है। सामरिक इक्वेशन यानी सामरिक समीकरण उसका तीसरा पक्ष है। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, अवस्थापनात्मक विकास, उसका चौथा पक्ष है। सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, किसी देश का सामाजिक आर्थिक संरचना, यह उसका पांचवा पक्ष है। सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, वह उसका छठा पक्ष है। सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, यह उसका सातवां पक्ष है। सोशियो इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, वह उसका नवा पक्ष है। और सोशियो इकोनॉमिक गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर, यह उसका 10वां पक्ष है। इन सभी क्षेत्रों में यदि विकास कोई देश कर रहा है तो ही यह तय होता है कि वह उसका विकास स्थायी है और वह लंबे समय तक चलने वाला है। अपने देश के नागरिकों के कल्याण के लिए वो सरकार काम कर रही है, अपने देश के नागरिकों की सुविधाओं के विकास के लिए वो कार्य कर रही है। अन्यथा वह देश, चाहे उसके पास पूंजी कितनी भी हो जाए, प्रति व्यक्ति आय कितनी भी हो जाए, प्रति व्यक्ति एक्सपेंडिचर, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कितना भी हो जाए, उसका एनुअल जो ग्रास नेशनल प्रोडक्शन कितना है वो हो जाए, ग्रास नेशनल इनकम कितनी है यह भी चाहे जितना भी हो जाए, लेकिन वह स्थायी विकास, दूरगामी विकास और अपने देश के नागरिकों के विकास की दृष्टि से पूर्ण विकास, जिसको हम समग्र विकास कहते हैं, वह विकास नहीं होता है। एक अर्थ में हम 4 अंतर्द्वंद्वों की बात करते हैं चीन के विषय में, कम से कम मैं तो करता ही हूँ। और अभी 1 साल पहले अयोध्या में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, उसमें मुझे अतिथि वक्ता के नाते लोगों ने आमंत्रित किया और वो मिलिट्री साइंस के लोगों के द्वारा आयोजित विषय था। उसमें एक प्रतिभागी ने मुझे से प्रश्न पूछा कि जर्मनी और चीन में क्या खास बात है, उन दोनों में किन चीज़ों को लेकर समानता है। मुझे बहुत खुशी हुई जब यह प्रश्न मेरे पास आया तो, और मैंने उनको बताया कि एक सबसे बड़ी बात है जर्मनी और चीन में कि जर्मनी भी अपने देश की भाषा को लेकर बहुत कॉन्शस रहता है, बहुत इनसिक्योर फील करता है, और चीन भी अपनी लैंग्वेज को लेकर बहुत कॉन्शस रहता है और इनसिक्योरिटी फील करता है। वो अपनी भाषा में ही कोई चीज़ प्रकाशित करता है, अपने लोगों को पढ़ने के लिए देता है, बाहर के लोग उसको न जान पाएँ इसके लिए परेशान रहता है, चिंतित रहता है। कुछ अर्थों में जर्मनी भिन्न है कि वो इतनी ज़्यादा अपने आप को असुरक्षित नहीं मानता। उसकी लैंग्वेज अगर कोई सीखना चाहता है, जानना, पढ़ना, समझना चाहता है तो उसकी पूरी छूट देता है।
सेंसर नहीं है, चीन में सेंसर है, इतना ही अंतर है, लेकिन लैंग्वेज को लेकर दोनों बहुत कॉन्शस हैं। उसका एक उदाहरण मुझे आया कि 16 फरवरी से 23 फरवरी तक मुझे बीजिंग एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाना था, और मेरे वीज़ा का जो इनविटेशन लेटर था वीज़ा लेने के लिए, उसमें 5वीं बार वो इनविटेशन लेटर मुझे बदलवाना पड़ा। जब आखिरी बार लेटर बदलवाने की बात आई तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई और मानसिक दबाव मेरा बढ़ गया। उन लोगों ने, यहाँ चाइनीज एम्बेसी ने दिल्ली में कहा कि जो इनविटेशन लेटर है उसमें ऑर्गेनाइजर्स की जो सिग्नेचर है वो इंग्लिश में है, चाइनीज में होगी तभी यहाँ से वीज़ा मिलेगा, प्लीज़ आप वहाँ से इनविटेशन लेटर चेंज कराइए। मैंने उनको मेल किया, और मेल के साथ मैंने ये भी कहा कि मैं वहाँ आकर अंग्रेजी में अपना व्याख्यान देना चाहता था और देने की तैयारी मेरी थी, लेकिन अब मैं इसी शर्त पर आऊँगा कि मैं संस्कृत में अपना लेक्चर दूंगा बीजिंग में 19 फरवरी, बीते 19 फरवरी को। अगर आप एग्री करते हैं तो मुझे नया करेक्टेड इनविटेशन लेटर भेजिए, अदरवाइज आई एम नॉट कमिंग। उन्होंने पहले बार, दूसरी बार उसको अवॉइड किया, 3 दिन तक अवॉइड किया, अंततः वो एग्री हुए कि हाँ आप संस्कृत में ही बोलिए, लेकिन आप आइए। एक सिग्नेचर के नाते जिसके ऊपर वो वहाँ मैनेजमेंट को लेकर काफ़ी रुपया खर्च कर चुके, मेरे नाम से होटल की बुकिंग है, मेरे नाम से बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको वो कैंसिल करना चाहते हैं। वो भाषा को लेकर अपने आप कितने इनसिक्योर फील करते हैं, ये उसका उदाहरण है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के मूल कारण में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और सर्बिया थे। पहले दूसरे विश्व युद्ध का एक और भी कारण था जो औपनिवेशिक कारण था। वो औपनिवेशिक कारण इसलिए था कि हमारे उपनिवेश जो मजबूत देश थे, हमारे उपनिवेश उन क्षेत्रों में रहने चाहिए जहाँ कच्चे माल पर्याप्त मात्रा में मिलते हों, जहाँ श्रम मिलता हो, जहाँ उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग प्राप्त हो सकता हो जिन क्षेत्रों में दुनिया के, और जहाँ उत्पादित वस्तु व्यापक पैमाने पर बिक्री के लिए हम ले जा सकते हों, ऐसे क्षेत्र हमारे उपनिवेश रहने चाहिए। और इसको लेकर जो यूरोप में तनाव हुआ, उस तनाव को लेकर पहला विश्व युद्ध हुआ। पहले विश्व युद्ध में जर्मनी और ऑस्ट्रिया बुरी तरह पिटे, फिर उनकी कुंठा और आगे बढ़ी और उसी के कारण दूसरा विश्व युद्ध हुआ। यह बात इसलिए भी मैं कह रहा हूं कि पहले और दूसरे विश्व युद्ध में जिस शीत युद्ध की बात की जाती है, पहले और दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ का पक्ष एक था। वैचारिक मतभेद होते हुए भी उन दोनों का पक्ष एक था। इसकी तह में, इसकी गहराई में हम फिर कभी जाएंगे, अभी अवकाश नहीं है उसकी चर्चा करने के लिए। लेकिन जिस शीत युद्ध की बात होती है और जिसके कारण भारत में गुटनिरपेक्षता की नीति विदेश नीति के रूप में मानी गई 1950, 51, 52, 54 तक, और पंचशील का सिद्धांत 1954 में भारत में आया, जिसके कारण मिश्रित अर्थव्यवस्था के आगोश में हम चलने के लिए उद्यत हुए। भारत की मूल चेतना के अनुसार देश के आज़ाद होने के बाद भारत को विदेश नीति, अर्थनीति, समाज नीति सभी दृष्टियों से चलने के लिए प्रोत्साहित न तो किया गया, न तो वैसा वायुमंडल योजना रचना बनाई गई, बल्कि उससे भिन्न प्रकार की योजना रचना खड़ी की गई, जो योजना रचना कहीं से भी तर्क संगत नहीं थी, युक्त संगत नहीं थी, देश हित और समाज हित में नहीं थी। यह बात मैं इसलिए भी चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि चीन में कुल लगभग 50 से 52% आबादी बौद्ध मतावलंबियों की होती है। वहाँ चीन में लगभग 24% लोग ताओ मत के मानने वाले रहते हैं। वहाँ 15% के आसपास कन्फ्यूशियस मत को मानने वाले लोग निवास करते हैं। इसका आशय यह हुआ कि 90 से 91% चीन में रहने वाले लोग या तो बौद्ध हैं, अथवा ताओ हैं, अथवा कन्फ्यूशियस हैं। और बौद्ध धर्म के जो 5 सूत्र हैं, वे पांचों सूत्र प्रायः ताओ और कन्फ्यूशियस भी स्वीकार करते हैं, मानते हैं। वो 5 सूत्र क्या हैं? 5 सूत्र हैं कि हत्या न करना, यानी हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, यानी कैरेक्टर से अपभ्रष्ट नहीं होना,
असत्य नहीं बोलना और मद्यपान नहीं पीना, यानी लिकर का सेवन नहीं करना। ये भगवान बुद्ध के 5 महत्वपूर्ण तत्व हैं जिसको व्यक्ति को आरंभ में मानना ही चाहिए। यह मानने वाले अथवा इन 5 चीज़ों के प्रति श्रद्धा रखने वालों की संख्या चीन में 90% के आसपास है। और इसी आधार पर हमारे जो पंचशील का सिद्धांत 1954 में आया, चाउ एन लाई और अपने पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी नेहरू के द्वारा, उस पंचशील के जो 5 वाक्य हैं हूबहू उसको मैं आपको पढ़ता हूँ। पहला है, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करेंगे, चीन और भारत। दूसरा, एक दूसरे के विरुद्ध आक्रामक कार्रवाई नहीं करेंगे। तीसरा, एक दूसरे के आंतरिक विषयों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चौथा, समानता और परस्पर लाभ की नीति का पालन करेंगे। और 5वां, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति में विश्वास रखेंगे। चीन उन 5 जो भगवान बुद्ध के 5 आरंभिक सूत्र हैं और जिसको चीन की अब 90% जनता या तो मन से या तो वचन से, कर्म से, आचरण से मानती ही है, लगभग मानती ही है। कहीं मनुष्य होने के नाते हो सकता है उनसे गलतियां होती हों, लेकिन लगभग मानती है। नहीं मानती है तो आस्था और विश्वास जरूर रखती है, श्रद्धा और आदर जरूर रखती है उसके बारे में। चीन न तो उन 5 का पालन करता है जब से गौतम बुद्ध या ताओ मत वहाँ लगभग 3500 वर्ष पुराना है, कन्फ्यूशियस 3000 वर्ष पुराना है, बौद्ध 2500 वर्ष पुराना है। इतने समय से जिनके मानने वाले लोग वहाँ रहते आ रहे हैं और आज भी हैं, आज भी उसके प्रति उनकी श्रद्धा, निष्ठा, आदर है। चीन की साम्यवादी जो पार्टी है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जो वहाँ की सबसे शक्तिशाली निकाय है, वह इसका पालन नहीं करती। चीन के राष्ट्रपति इसका पालन नहीं करते। तीसरे नंबर पर चीन की सेना इसका पालन नहीं करती। चौथे नंबर पर चीन की जो सरकार है वह इसका पालन नहीं करती। इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण यह है कि चीन में जब क्रिसमस का त्यौहार दुनिया में मनाया जाता है, उस क्रिसमस के आसपास हफ्ते 10 दिन पहले से लेकर हफ्ते 10 दिन तक बाद तक चीन के बड़े शहरों में यह उत्सव, ईसाई मत के मानने वाले लोगों का उत्सव, बड़े धूमधाम से और व्यापक पैमाने पर मनाया जाता है। और पिछले 25-30 वर्षों का, कम से कम 1978 से लेके अब तक का आप आंकड़ा लीजिए तो आपको पता चलेगा कि 5 से लेकर 10 करोड़ तक लोग दुनिया से वहां जाते और वापस लौटते हैं उस त्यौहार को मनाने के लिए। मैं 78 इसलिए कह रहा हूं, उसका संदर्भ आएगा 1978। जाते और आते हैं, और इसलिए चीन उस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाता है क्योंकि चीन उससे बड़े पैमाने पर आमदनी करता है, आय करता है। और जो आमदनी करता है उससे दुनिया भर के क्रिश्चियन मत के लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ से लौटते हैं। चीन में 2-3 दिसंबर 2019 को ही कोविड-19 के सिम्पटम, जानकारी, सूचना, वहाँ की व्यवस्था को पूरी तरह हो गई थी। लेकिन यह परिस्थिति, यानी वह आयोजन बाधित न हो, संकट में न फंसे, दुनिया के लोग आना जाना बंद न कर दें, हमारी अर्थव्यवस्था पर उसका बहुत व्यापक प्रभाव पड़ेगा। हमारे यहाँ के लोग जो उसमें बहुत रुचि लगते हैं उनके ऊपर उनकी नाराज़गी होगी। इस नाते लगभग 3 महीने तक चीन ने इस बात को छिपाए रखा, और न केवल छिपाए रखा बल्कि घूस देकर, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक घेब्रेयस हैं अफ्रीकी मूल के, उनको प्रलोभन देकर उसमें सहयोग भी प्राप्त किया। क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के 3 महत्वपूर्ण कार्य हैं।
एक तो पूरी दुनिया में बीमारी कौन सी बहुत बड़ी है, असाध्य है, उसका पता लगाना, उसका इलाज क्या हो सकता है इसके बारे में कार्य करना, देशों को प्रोत्साहित करना, प्रश्रय देना, और तीसरा उसके किस क्षेत्र में दुनिया के कितने रोगी और मरीज हैं इसका भी पता लगाना। ये तीनों कार्य अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन ठीक से करता तो चीन उस बात को, कोविड-19 को छिपा नहीं सकता था, छिपा नहीं पाता। तो दिसंबर के पहले सप्ताह में ही दुनिया को पता चलता, दुनिया के लोग सतर्क सावधान हो जाते, और सतर्क सावधान हो जाते तो इतनी व्यापक पैमाने पर यह बीमारी पूरी दुनिया में नहीं फैलती। चीन ने यह कार्य नहीं किया, और यह कार्य जब चीन ने नहीं किया तो यह कार्य भी यह प्रमाणित करता है कि दुनिया भर में क्रिसमस का त्यौहार सबसे अधिक धूमधाम से या तो समुद्र के तटों पर मनाए जाते हैं, जहां इस पंथ के मानने वाले लोग व्यापक मात्रा में आते जाते या निवास करते हैं, अथवा चीन में क्रिसमस के आसपास बहुत व्यापक पैमाने पर यह उत्सव और त्यौहार मनाया जाता है। इस उत्सव और त्यौहार में गौतम बुद्ध, ताओ और कन्फ्यूशियस को मानने वाले लोग जो पांचों नीतिगत बातों का पालन करते हैं, अनुसरण करते हैं, आदर और श्रद्धा रखते हैं कि हम हत्या नहीं करेंगे, अहिंसक रहेंगे, चोरी नहीं करेंगे यानी ईमानदारी का पालन करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे यानी सच्चरित्र भाव में रहेंगे, असत्य नहीं बोलेंगे यानी किसी भी कीमत पर सत्य का पालन करेंगे, मद्यपान नहीं करेंगे यानी हम ऐसा किसी द्रव्य का सेवन, पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे कि हमारा मस्तिष्क हमारे नियंत्रण में न रहे। यह उत्सव भी यह बात को प्रमाणित करता है कि चीन व्यापक पैमाने पर इस बात की अवहेलना करता है। इसका आशय यह हुआ कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, चीन की सरकार, चीन की सेना और वहाँ के राष्ट्रपति, ये चीन की सेना, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और चीन की सरकार तीनों का मुख्य संयोग से वहाँ एक ही व्यक्ति है, और यह लोग वहाँ की जनता के भावना की, चेतना की, मान्यता के, श्रद्धा के, आदर के, प्रेम के जो भी नियामक तत्व हैं 100% उसके विरोधी हैं। यह बहुत बड़ा अंतर्द्वंद है चीन का, और अंतर्द्वंद इसलिए है क्योंकि जब चीन के डिटेल में आप जाएंगे तो 1905 से पहले चीन में सांग राजवंश का शासन विभिन्न भागों में था, हान राजवंश का शासन था, सुई राजवंश का शासन था, थांग राजवंश, सोंग राजवंश, मंगोल का, युआन का, मिंग का, क्विंग का, ऐसे राजवंशों का शासन रहा है वहाँ। माओ सेतुंग 1893 में पैदा होते हैं, और वो जैसे ही शैशवावस्था पार करते हैं, आंदोलन शुरू करते हैं। 1905 में वहाँ आंदोलन धीरे धीरे शुरू होता है लोगों के द्वारा। 1908 से लेकर 11 तक बहुत तेज वो आंदोलन चलता है, वो आंदोलन आगे बढ़ता जाता है। इसलिए 1905 से पहले का चीन, 1905 से 1911 का चीन, 1911 से 1948 का चीन, क्योंकि 48 में ही चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी माओ सेतुंग द्वारा व्यवस्थित रूप से स्थापित करके वहाँ की शासन की बागडोर पूरी तरह संभाल ली गई, और वे माओ सेतुंग 1976 में उनका देहावसान हुआ। आप देखिए, इसको कोइंसिडेंस न मानिए, ये चीन के लोगों की और चीन की सत्ता की अनियोजित, अदूरदर्शी नीति आप इसको कह सकते हैं, जिसके तहत 1978 में ही उन्होंने पूंजीवादी मॉडल विकास के लिए अपना लिया। यह दूसरा बड़ा अंतर्द्वंद है कि शासन, सत्ता, नीति, नियम, आचार, विचार, व्यवहार, विचारधारा के स्तर पर हम साम्यवादी हैं, लेकिन हमारी अर्थनीति, विकास नीति का जो मॉडल है वो पूरी तरह पूंजीवादी है।
जो साम्यवादी है वही उसी पूंजीवादी मॉडल को संचालित करता है, उसी का उस पर नियंत्रण है, वही उसकी देखभाल करता है, वही उसको संचालित करता है और उस पूंजीवादी मॉडल के लिए भी नीति, नियम और कानून वही तय करता है। एक अर्थ में हम जब तुलना करते हैं कि 1885 में संयुक्त राज्य अमेरिका आज़ाद हुआ, वो भी आंग्ल अमेरिका था, यानी अंग्रेज़ों का वहाँ शासन था। आज़ाद हुआ तो उसके पहले भी वहाँ पूंजीवादी व्यवस्था थी। जब वहाँ संघर्ष चला आज़ादी का, तब भी वो पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत था। जब आज़ाद हो गया तब भी पूंजीवादी मॉडल था वहाँ। चीन में कभी भी इस तरह का दोहरा मानदंड नहीं था, सत्ता का और व्यवस्था का। यह व्यवहार में कुछ और सिद्धांत में कुछ ऐसा नहीं था। रंग भेद और समाज के बीच जो मतभेद था वो एक भिन्न विषय है। वो विषय सभी जगह कभी कमोवेश रहते हैं। और यह विषय जब चीन से हम भू राजनीति की दृष्टि से अमेरिका की चीन से तुलना करते हैं तो यह संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है। जो चीन है वह चीन साम्यवाद राजतांत्रिक देश था। राजतंत्र से आंदोलन में, हिंसक आंदोलन में उतरा। हिंसक आंदोलन से वो साम्यवादी शासन प्रणाली में आया। साम्यवादी शासन प्रणाली में रहते हुए उसने पूंजीवादी मॉडल अपनाया। यानी वो स्वयं सारी चीज़ों को लेकर आपस में इतना कंट्राडिक्शन में आया, इतना संक्रमण में आया कि वह संक्रमण चीन की वास्तविक चेतना और दिग्भ्रम को उजागर करता है, प्रमाणित करता है। और यह प्रमाण इसलिए भी है कि चीन में लोगों का जब सर्वेक्षण आप करिए तो चीन में जो भी व्यक्ति चीन में रहता है, चाहे वो ताओ हो, चाहे वो कन्फ्यूशियस हो, चाहे बौद्ध हो, वे सभी एक स्वर से अपनी पारिवारिक और नैतिक समस्याओं के लिए कन्फ्यूशियस मत में प्रचलित अवधारणाओं और मान्यताओं का अनुसरण करते हैं। चाहे बौद्ध हो, चाहे ताओ हो, चाहे कन्फ्यूशियस हो, वे सभी अपनी पारिवारिक और नैतिक समस्याओं के समाधान के लिए कन्फ्यूशियस मत में व्याप्त लोकाचार, व्याप्त परंपरा, मान्यता, मूल्य, उसका अनुसरण करते हैं और उसमें उनको समाधान दिखाई पड़ता है। स्वास्थ्य एवं मनोवैज्ञानिक चिंताओं के लिए वहाँ के लोग ताओ मत में व्याप्त विचार, मान्यता, संस्कार, परंपरा, मूल्य, नियम, कायदे, कानून, सामाजिक अवधारणाओं पर लोग निर्भर करते हैं। और स्वजनों, पारिवारिक जनों के संस्कार और अंतिम संस्कार आदि के लिए वो बौद्ध मत पर पूरी तरह अवलंबित होते हैं। अब देखिए कि वहाँ की 90% आबादी कैसे भारत के मूल्यों से अपने आप को जोड़कर महसूस करती है। और आप चाहे मकाओ हो, चाहे ताइवान हो, चाहे हांगकांग हो, चाहे मंगोलिया हो, चाहे तिब्बत का वांग प्रांत हो, चाहे पश्चिम की चीन का वांग प्रांत हो, वहाँ की जो मूल आबादी है वो आबादी बहुत आदर की दृष्टि से भारत को देखती है। क्यों? क्योंकि भारत के मूल्य, भारत की परंपरा, भारत के संस्कृति और सभ्यता, संस्कार में आप पारिवारिक एवं नैतिक समस्याओं, मूल्यों की बहुत विस्तार से चर्चा होती है। भारत के मान्यता और मूल्यों में स्वास्थ्य एवं मनोवैज्ञानिक बातों की बहुत विस्तार से चर्चा होती है। उसके समाधान ऐसे व्यावहारिक रूप में करने का विधान है। भारत में संस्कार और अंतिम संस्कार, षोडश संस्कारों की जो चर्चा की जाती है उसका बहुत मूल्य होता है। इसलिए वो भारत के बहुत निकट पाते हैं अपने आप को। चीन उनको भारत के निकट नहीं रहना देना चाहता, क्योंकि जो साम्यवाद की व्यवस्था है वह साम्यवाद की व्यवस्था भारत के जो वास्तविक मूल्य हैं उन मूल्यों को स्वीकार नहीं करता, उन मूल्यों पर चलना नहीं चाहता और उन मूल्यों पर अपने देश के लोगों को चलाना नहीं चाहता। लेकिन चाहकर भी वह उनको बदल नहीं पा रहा है और न बदल पाने के कारण उसके यहाँ ऐसी विकट समस्या उत्पन्न हुई है
कि उस विकट समस्या का समाधान हमेशा तदर्थवाद में चीन ढूंढ रहा है, पता कर रहा है, लेकिन उसको मिल नहीं रहा है, क्योंकि वह साम्यवाद से निकलना नहीं चाहता, क्योंकि वह पूंजीवाद को अपना चुका है, वही उसकी अर्थव्यवस्था का आधार है। वहाँ व्यापक पैमाने पर व्याभिचार है। चीन के मामले में सर्वाधिक यात्रा जो लोग किए हुए हैं उसमें से मेरे परिचितों में सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं। और चीन बहुत आते जाते हैं, वर्ष में 1-2 बार जरूर जाते हैं, बहुत बार यात्रा। वो चाइनीज लैंग्वेज भी बहुत अच्छा जानते हैं। उनको जब पता चला कि मैं चीन जाने वाला हूँ, एक कार्यक्रम में मुझे मिले, तो उन्होंने पूछा आप जाने वाले हो, सतर्क रहना, क्योंकि तुम्हारी आयु थोड़ी कम है, वहाँ शराब और चरित्र को लेकर इतना खुलापन है कि तुम्हारे जैसा सनातनी व्यक्ति कहीं दिग्भ्रम में ना आ जाए, कहीं गलत मार्ग पर ना आ जाए, इसके लिए तुमको सतर्क और सावधान सचेष्ट रहना पड़ेगा। चीन जिस विमर्श की बात भारत में साम्यवादी लोग करते हैं, उस विमर्श को करने की स्थिति में भी नहीं है, क्योंकि वो छूट नहीं दे सकता अपने देश के लोगों को। वहाँ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा 12 पंजीकृत पार्टियां हैं, लेकिन वो पार्टियां शासन में नहीं रह सकती, प्रत्यक्ष बोल नहीं सकती सरकार के विरुद्ध, सुझाव परामर्श दे सकती हैं। सुझाव परामर्श माना जाएगा नहीं माना जाएगा इसका कोई कारण नहीं है, इसका कोई आधार नहीं है, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। एक चौथा बहुत बड़ा अंतर्द्वंद चीन के पास है, और ये बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है कि चीन, जैसा मैंने पहले चर्चा किया कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध ऑस्ट्रिया और जर्मनी और सर्बिया की कुंठा और हताशा का परिणाम था। उपनिवेशवाद औद्योगिक क्रांति के 1859 में आने के बाद उपनिवेशवाद के बहुत तेज़ी से प्रसार होने के कारण, वस्तुओं और सेवाओं का बहुत प्रभाव होने के कारण, पूंजीवाद के कारण दुनिया में औपनिवेशिक क्षेत्रों पर अधिकतम हमारा प्रभाव हो, क्योंकि हमको कच्चा माल मिले, हमारी उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करने वाले लोग मिलें, श्रम का हमको आसानी से उपलब्धता हो, और ऐसे बाजार हों जहां हम अपने उत्पादित वस्तु को कीमत बढ़ाकर बेच सकें। यह प्रवृत्ति बहुत घर कर गई थी। चीन का विकास का जो मॉडल है, वह मॉडल भी उसको एक चौथे अंतर्द्वंद में डालता है, क्योंकि उसको अपने दुनिया को, और चीन को तो सबसे ज़्यादा, अपने उत्पादित वस्तुओं के विपणन का सबसे महत्वपूर्ण स्थान भारत और दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया दिखाई देता। चाहे मलेशिया हो, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे थाईलैंड हो, ताइवान हो, हांगकांग हो, भारत हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, ये जो पूरा क्षेत्र है जिसको हम भारत का समीपवर्ती क्षेत्र कहते हैं, ये पूरा क्षेत्र उसका बहुत बड़ा बाजार है।